नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मास्टर बैच की श्रृंखला में मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, हमने संस्कृत के सामान्य परिचय और वर्णमाला, वर्ण विचार, इन सभी टॉपिकों पर विस्तृत अध्ययन कर लिया है। उसके बाद जो हमारी आज की टॉपिक होगी वह संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? तो वह आज की जो टॉपिक है वह कौन होगी? संधि होगी। तो संधि पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे। देखिए, सीटेट हो, एसटेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, तो उसमें संधि से प्रश्न जरूर आते हैं। संधि और समास ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आना अनिवार्य होते हैं। तो जब यहाँ से प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो हम कैसे उनको हल करेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे उन प्रश्नों को, तो उसके बारे में आज हम लोग इस पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों संधि। अब इसमें संधि जो है, पहले इनका पेज ले लें। पेज लेने के बाद आपका पेन ले लेते हैं। पेन ये हो गया। हाँ, अब आपकी टॉपिक क्या होगी? तो वो होगी संधि। संधि पर हम लोग पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। संधि है क्या? ठीक है, तो संधि, अच्छा, संधि शब्द में कौन सी संधि है, यह भी पूछ सकता है आपसे। संधि शब्द में कौन सी संधि है? संधि का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूं। संधि में संधि कौन सी है? सबसे पहले तो आप लोग यही सोचेंगे कि संधि में कौन सी संधि, मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि संधि भी तो एक शब्द है और शब्द संधि से बने होते हैं, वर्णों के मेल से बने होते हैं, तो कोई ना कोई संधि इसमें भी तो प्रयुक्त हुई होगी। कोई धातु इसमें बना होगा, कोई उपसर्ग इसमें लगा होगा, कोई प्रत्यय इसमें लगा होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना धातु, बिना उपसर्ग, बिना प्रत्यय के बने। तो दोस्तों, मैं आपको एक ये लाइन नोट करवा दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। बल्कि ये लाइन मुझे याद आ गई अभी, तो मैं आपको नोट करवा दूं। नोट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट इसे लिख लीजिए कि कोई भी शब्द का निर्माण, अब यहाँ पे कोई भी करेंगे या हटा दीजिए इसको, कोई भी को हटा दीजिए। कोई को हटाइए तो यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ। किसी, परिभाषा आपकी अच्छी, जो नोट पॉइंट है वो अच्छा हो जाएगा। किसी भी शब्द का निर्माण, किसी भी शब्द का निर्माण उपसर्ग, किसी भी शब्द का निर्माण उपसर्ग, धातु और प्रत्यय के मेल से होता है, मेल से होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी को भी आप इसमें उलझा सकते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और धातु ना हो। कोई भी शब्द आप उठाएंगे संस्कृत में, तो संस्कृत में कोई ना कोई आपको प्रत्यय, धातु, उपसर्ग मिल जाएंगे। ठीक है। अब हिंदी में थोड़ा सा संशोधित रूप होता है, तो उसमें अलग हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इतना अच्छा आपको हम कंटेंट देंगे कि कहीं भी आप किसी से भी टक्कर ले सकते हैं, किसी भी पेपर को आसानी से हवा में उड़ा सकते हैं। हवाबाजियां नहीं करना है, हवा में पेपर को उड़ाना है। मतलब इतने जल्दी हल कर दीजिए कि देखने वाला भी कहे कि ये हल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जब तक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगी, सारी टॉपिक्स आपकी क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप ये जानते हैं कि कोई भी प्रश्न आप हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। ये जो नोट हमने लिखा है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है दोस्तों, पहले इनको साफ कर लेते हैं, साफ कर लिया जाए। इनको आप नोट करके रख लीजिए, इनको अब यहाँ से हम हटा रहे हैं। चलिए हट गए। तो अब देखिए जो संधि है दोस्तों, संधि का विलोम शब्द क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। संधि का विलोम शब्द, पर्याय नहीं विलोम की बात कर रहे हैं, पर्याय तो अभी हम बता देंगे। तो विलोम शब्द क्या है दोस्तों, संधि का विलोम शब्द पूछा हुआ है आपसे, इसलिए बताना जरूरी है। संधि का विलोम विग्रह होता है, ठीक है। संधि का विच्छेद मत लगाइएगा, संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, ये जानते रहिए। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी होता है। ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब संधि पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो इसका जो अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है। क्या होता है, मेल या जोड़, मतलब दो वर्ण हों, दो शब्द हों, दो लोग हों, चाहे वो आपके महिला मित्र हों चाहे बालक मित्र हों, जब दोनों लोगों का मेल होता है, दो लोगों का मेल होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ लोगों का मेल नहीं है दोस्तों, यहाँ वर्णों का मेल है। यहाँ क्या है, वर्णों का मेल है, और वर्णों के मेल से ही हमारी क्या बनती है दोस्तों, संधि बनती है। तो क्या है, मेल या जोड़, मेल या जोड़, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इतना अगर आप जान गए हैं तो आगे चलते हैं। अब संधि शब्द बना कैसे है दोस्तों, संधि शब्द में क्या क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, ये भी तो जानना जरूरी है। संधि शब्द निर्मित कैसे हुआ है, तो देख लीजिए, इसमें संस्कृत में ही बात कीजिएगा, हिंदी में करेंगे तो अलग हो जाएगा। हिंदी में हमारे आपके जो प्यारे राहुल सर हैं वो आपको बताएंगे कि संधि कैसे निर्मित हुई है। हम सिर्फ संस्कृत में बताएंगे, यहाँ हिंदी में बताने लगेंगे तो आपका कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर जी ये कैसे है, तो उसको भी चर्चा करना पड़ जाएगा। तो चर्चा हम लोग अपने टॉपिक पे करते हैं, और हमारे प्रिय राहुल सर जो हमारे परम मित्र हैं वो आपको हिंदी में चर्चा कराएंगे। तो हिंदी और संस्कृत अलग अलग रखिएगा, हर जगह पर मेल मत कराइएगा। कंपेयर करके पढ़िए वो अलग बात है, कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो ये सबसे बढ़िया रिवीजन का टॉपिक है। लेकिन आप दोनों को मिक्स मर्ज करके पढ़ देंगे तो गलत बात है, तो आपका प्रश्न कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप उलझ जाएंगे। तो उलझने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखिए, श्रम, धन, धा, धन की, सम धन धा धन की। अब आप सभी को पता हो गया है कि प्रत्यय कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं शब्द के पीछे। शब्द के पीछे क्या प्रयोग किए जाते हैं, प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रत्यय क्या हो गया, की प्रत्यय हो गया। अब धा इसमें क्या है दोस्तों, धा इसमें धातु है, धा इसमें क्या है, धातु है। और संस्कृत में धातु का चिन्ह क्या होता है, करड़ी होता है, करड़ी धातु का चिन्ह होता है। तो लीजिए इसको हम धातु लिख दे रहे हैं कि कौन सा धातु, धा धातु है। फिर सम पर बात करें कि सम क्या है, तो सम आपका क्या है दोस्तों, तो सम आपका उपसर्ग है। सम आपका क्या है, सम आपका उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या है दोस्तों, सम, उपसर्ग। संधि की बात करेंगे तो मौनुस्वारा संधि बन जाती है। कौन सी संधि, अच्छा कितना बढ़िया गलत लिख के हम आगे चल रहे हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं। या तो आप बिंदु ही लगा लीजिए या तो ना लगा लीजिए, दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे आप वहां पर। ये देखिए हमने दोनों लगा के रखा है, क्या बात, कितनी प्यारी सी गलती करके बैठे हैं। ये देखिए इनको हटा दीजिए आप। अब हुआ संधि। अब ये जो संधि है दोस्तों ये बन गया है सम धन धा धन की बराबर संधि, ठीक है। अब ये इनमें से कौन कौन सूत्र हैं, कैसे लोप होता है, कैसे निर्मित होता है, इसको जानने की जरूरत आपको नहीं, भैया आप पीजीटी नहीं कर रहे हैं।
पीजीटी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगाया जाता है, किस सूत्र से लगेगा, धो की सूत्र से लगेगा, धो को सूत्र से लग जाएगा तो ये जो की है वो बदल जाएगा, वहां से हट जाएगा, तो ये अलग बातें हैं। तो आपको टीजीटी नहीं करना है, हमें आपको उतने में ही पारंगत करना है जितना आपका सिलेबस है, ठीक है। उसमें हम पारंगत हासिल करवा देंगे, आपको अनुभव, इतना अनुभवी बना देंगे कि काम आपका हो जाएगा। चलिए, उसमें कहीं नहीं फंसेंगे आप। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। विलोम शब्द हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया और उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति के साथ अब देख लेते हैं हम परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अध्यापकों, प्राइमरी के अध्यापकों, बताइए। चलिए देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी। तो इसकी परिभाषा जो है वो दोस्तों वर्णानाम परस्परम वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम इति संधि। संधानम इति संधि, थोड़ा सा इधर कर लिया जाए पेज को। संधानम इति संधि, ये रही आपकी परिभाषा, ठीक है। परिभाषा समझ में आई। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं। देख लीजिए, हिंदी में देखेंगे, ये तो संस्कृत में है। तो यहाँ वर्णों के सन्निकट, वर्णों के सन्निकट मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार का मतलब जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है दोस्तों, ये कहेंगे हम, ठीक है। परिवर्तन या विकार, विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे, ये देखिए, उसे बोल रहे हैं और साफ पहले लिख रहे हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। ये हो गया। तो ये आपके पास है। अब इसमें आप कई परिभाषाएं बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के सन्निकट मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के सन्निकट मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो आप परिभाषाएं तो बना ही सकते हैं, ढेर सारी बना सकते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। मैंने यही कहा है, शब्दों में क्या रखा है, भावों को समझिए। मैंने आपको कहा था, कई बार कहा है, तो शब्दों में क्या रखा है, भावों को समझिए। चलिए आंखों को पढ़ लीजिए, अगर पढ़ने में आप माहिर हैं तो, कि क्या कहना चाहता है सामने वाला। अब देख लीजिए, जैसे सन्निकट मेल से जो हुआ दोस्तों, सबसे साधारण सा शब्द ले लेते हैं। जैसे होता है आपका विद्यालय, होता है ना, विद्यालय। अब ये देखिए, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले, अच्छा इसको हम पहले पीछे कर दें, उसके बाद आगे कर दें। पहले इनका हम क्या कर दें, इनको पीछे कर देते हैं यहाँ। चलिए, तो यहाँ दिखाना है दो शब्द, विद्याधन आलय।
विद्याधन आलय, ठीक है, तो बना विद्यालय, सामने हमने लिख दिया है। अब यहाँ विकार कैसे उत्पन्न हो रहा है देखिए, इसके मेल सन्निकट मेल कहा गया है ना, तो निकट ही मेल होगा इनका, दूर नहीं होगा। परस्पर जो मेल होगा ना वो दो वर्णों के सन्निकट ही होगा। अब सन्निकट में अब नियम तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। तो इसमें जो द्या है, द्या में क्या मिला हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो द्या में देखेंगे आप तो ये जो द्या है पहले तो ये है, फिर उसके साथ इसमें दीर्घ आ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? दीर्घ आ मिला हुआ है। द्या में क्या क्या मिला होता है? द्या में आपको देखेंगे अभी एनसीईआरटी इसे अलग करके रखता है। एनसीईआरटी इसको अब विद्या कैसे लिखता है? एनसीईआरटी में विद्या अब ऐसे लिखा जाता है, एनसीईआरटी में विद्या ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसा मत कहिएगा कि ऐसे लिखा जाता है, अब के जो लोग हैं इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इन दोनों का जब मेल दिखाया जाता है ना तो उनका मेल कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है, द और या जब एक ही में मिले होते हैं। चलिए, तो द्या, द्या ये क्या है? द्या, द्या से हमने आ अलग कर दिया। पीछे क्या है? पीछे भी दीर्घ आ है। अब ये दीर्घ आ जो दोनों स्वर हैं इनका मेल होगा तो विकार होगा, परिवर्तन इसमें आएगा। इसमें परिवर्तन क्या आएगा? जब दोनों लोगों का मेल होता है, एक एक गिलास पानी मिलाएंगे तो पानी ही तो होगा। आप पानी में पानी मिलाएंगे तो वो पानी ही रहेगा, कोई और परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। तो ये लीजिए, दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ ही बनाएंगे, मतलब पानी पानी मिलकर पानी ही बनेगा, ये बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो अब ये जो बचा है ये आगे मिलता है, ये आगे आता है ना कि पीछे जाएगा, ये आगे आएगा ना कि पीछे। अब ये देखिए, ये यहाँ से हट चुका है, ये यहाँ से निकल चुका है, ये भी यहाँ से निकल चुका है, दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे हमने अलगाव इनका कर दिया और मेल कर दिया। मेल करने के बाद अभी देखिए यहाँ से ये तो समाप्त हो गया, दीर्घ आ निकल आया है, लेकिन आपके सामने देखिएगा, मैं आपको एक एक शब्द निकाल रहा हूं इसमें से। ये जो द्या है ये तो बचा हुआ है ना, मेल तो इन दोनों का हुआ है, इसका और इसका हुआ है, दोनों मिलकर एक हो गए, दोनों मिलकर क्या हो गए? एक हो गए। वही होता है ना जो आपके उसमें होता है, दो जिसमें एक जान हो गए। देखिए, ये दो लोग थे एक बन गए, दो लोग थे क्या हो गए? एक हो गए। हाँ, हम जान रहे हैं आप लोग पहुंच रहे हैं बहुत दूर तक, तो वहां तक मत पहुंचिए, यहीं तक पहुंचिए। देखिए ये क्या है, तो ये है एक और ये है एक, दोनों मिलकर एक हो गए। अब ये जो द्या है, द्या में इसका क्या करेंगे हम लोग? मेल करवा देंगे। द्या में ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा? द्या में ये मिलेगा तो ये बन जाएगा द्या, ये पूरा बन गया। अब एक हो गया, तो अब देखिए इसके आगे क्या है? वी है, इसके पीछे क्या है? लय है कि नहीं है? यहाँ पर आप वी लिख लीजिए और यहाँ पर आप लय लिख लीजिए, तो है ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, दोनों को अब तीनों को जोड़ दीजिए। ये जो परिवर्तन होके आया ये और ये इधर वाले, इनको जब जोड़ेंगे हम तो क्या बन गया? ये बना विद्यालय कि नहीं बना? ये देखिए वी है यहाँ बचा हुआ, द्या को यहाँ पे लिख लीजिए, द्या हो गया। लय पीछे बचा हुआ है, लय को उठा लाइए, बना विद्यालय कि नहीं बना? आप बताइए, आप समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बदल रहा है? ये तो हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ही होगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए कैसा ही होता है? ऐसा ही होता है बदलाव, ये बदलाव होता है। ठीक है, तो बाकी अब आगे चलें, अगर हम आगे चलें तो ये जो संधि है इसमें परिवर्तन होते हैं। संधि में परिवर्तन कैसे होते हैं कि दो वर्णों का एक हो जाना, दो वर्णों का द्वित्व हो जाना। ठीक है, दो वर्णों का एक हो जाना, दो वर्णों का द्वित्व हो जाना, दो वर्णों में परिवर्तन हो जाना, तीसरा बन जाना। तीन ही परिवर्तन होता है संधियों में। परिवर्तन की बात करें, क्या बात करें? तो संधि में परिवर्तन की बात करें। संधि में होने वाले परिवर्तन, अगर इसकी बात करें हम, संधि में होने वाले परिवर्तन, तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये पता है ना आपको? पहला परिवर्तन क्या होता है कि दो वर्णों का एक हो जाना, दो
वर्णों का एक हो जाना, ये बस बस जाना तक ही रहने दीजिए, जानना मत जाइए, ठीक है। ये हो गया एक। अभी अभी मैंने दिखाया कि दो वर्ड, देखिए ये देख लीजिए, मैंने यहाँ दिखाया है आपको, ये दो वर्ड थे, दोनों मिलकर एक हो गए, दो वर्ड मिलकर एक हो गए, दो वर्ड मिलकर एक हो जाना, एक दिखा आपको। दूसरा देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए। यहां अगर आप ये सारी चीजें समझ गए, अरे नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं समझाने के लिए, नहीं समझेंगे तो हम आपको संधि में समझा देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि उदाहरण देकर पढ़ा देते हैं, कभी नियम देख के पढ़ा देते हैं, कभी किसी को उदाहरण के बाद समझ में आता है, कभी किसी को नियम के बाद समझ में आता है, तो जिसको जैसे समझ में आएगा सारी बातें यहाँ पे हम समझा देंगे उसको, ठीक है। आगमन विधि से या निगमन विधि से, दोनों विधियों से हम आपको समझाते चलेंगे, देखते रहिए, बस हमारे साथ बने रहिए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है द्वित्व हो जाना। क्या हो जाना? द्वित्व हो जाना। द्वित्व हो जाने का मतलब, द्वित्व हो जाने का मतलब जैसे होता है ना, सत धन जन, सत धन जन, सत धन जन जब होता है तो ये क्या हो जाता है? सज्जन हो जाता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं क्या हो जाता है? सज्जन हो जाता है। यही आधे के बाद पूरा होना, आधे के बाद पूरा होना, वही होता है द्वित्व हो जाना। सज्जन, उज्जवल, दिग्गज, ये सब क्या हो जाते हैं? द्वित्व हो जाते हैं। तो यही होता है द्वित्व हो जाना, दो वर्ण हो जाना, दो वर्ण, एक ही का दो वर्ण हो जाना द्वित्व हो जाना होता है, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा नियम है, हाँ, दो वर्णों में परिवर्तन हो जाना, बदलाव हो जाना, ठीक है। क्या हो जाता है? सीधे सीधे शब्द लिख देते हैं, बदलाव हो जाना, नया वर्ण बन जाना, नया वर्ण बन जाना, नया वर्ण बन जाना, ठीक है। ये हो गया, ये विसर्ग में होता है नया वर्ण बनना। ज्यादातर किसमें होता है? ज्यादातर ये आपको विसर्ग में देखने को मिलेगा। निधन संदेह, संदेह, निसंदेह, विसर्ग का सा बन जाता है। निर्गमन, निधन गमन, तो रा बन जाता है। तो नए नए वर्ण वहां पे आ जाते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं मैं आपको इतने प्यार से समझाऊंगा कि बड़े प्यार से समझ में आ जाए। अभी तो ये नियम है, आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, बड़े आराम से आपको समझा देंगे। तो अभी तो ये परिवर्तन ही हमने देखा है कि तीनों परिवर्तन है। ये क्या है? तीन परिवर्तन है। तो तीनों परिवर्तन यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। अब परिवर्तन के बाद हम आते हैं प्रकार पे, संधि के प्रकार पे। संधि का प्रकार दोस्तों क्या है, देख लेते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है? अब कोई लोग 5 कहेंगे, कोई लोग 7 कहेंगे, कोई लोग 10 कह देंगे, कोई लोग कितना कह देंगे। तो आपको चाहे जितना कहिए, आपकी मर्जी, लेकिन आज के बाद मत कहिएगा। आज के बाद जितना हम बता रहे हैं उतना कहिएगा। संधियां जो होती है ना दोस्तों, 3 ही प्रकार की संधि होती है आपके पास। आपके पास कितनी प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार के, 1, 2 और ये रहा 3। तो पहला होता है स्वर संधि। पहला क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा आप कहेंगे कि मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे दोस्त, विसर्ग संधि। 3 ही संधि होती है और इनका मेल कैसे कैसे होता है देख लीजिए। इसमें स्वरों का स्वर से मेल होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। इसमें आपके स्वर संधि, स्वर संधि में सिर्फ स्वर और स्वर का ही मेल होगा, कोई और वर्ण नहीं मिलेंगे आपको। व्यंजन संधि में आपको व्यंजन या स्वर का मेल व्यंजन से होगा। व्यंजन या स्वर का मेल किससे होगा? व्यंजन से होगा, ठीक है। ये रहेगा आपका
व्यंजन संधि, जिसमें आपको व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के साथ व्यंजन मेल होगा, वो हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। आप इतना जानते रहिए, आपको कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी, प्यार से समझ सकते हैं आप। मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से देखिए बता रहा हूँ, एक एक शब्द का विश्लेषण करके बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। अब ये कहिए कि संस्कृत में है दोस्तों, संस्कृत में बताएं, तो संस्कृत में क्या बताएं, विसर्ग लगा दें। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, संस्कृत में आप समझ जाएंगे उसको, बस विसर्ग ही तो लगाएगा, या तो पीछे हलन से माँ लगा देगा, बस माँ लगा देगा बस, और कुछ नहीं। जैसे रामम हो गया, विद्यालयम हो गया, विद्यालयम हो गया, तो क्या उसमें कुछ बदल जाएगा, नियम तो वही रहेगा। चलिए आइए विसर्ग देख लेते हैं। विसर्ग, विसर्ग के बाद आपको स्वर मिल सकता है, और स्वर के साथ व्यंजन भी मिल सकता है। पहले आपको विसर्ग मिलेगा, और साथ में आपको क्या मिल सकता है, साथ में आपको क्या मिल सकता है, स्वर या व्यंजन मिल सकते हैं, स्वर या व्यंजन मिल सकते हैं। तो ये रहे मेल के नियम, मेल के नियम यही हैं, इनसे ज्यादा कोई मेल इसमें मिलने वाला नहीं। इससे ज्यादा मिल जाए तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, इससे ज्यादा मिल जाएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन इससे ज्यादा मिलेगा नहीं तो हम छोड़ेंगे क्यों नहीं, आप छुड़वा ही नहीं पाओगे हमारा। चलिए चले, संधि के प्रकार हो गए। अब संधि के प्रकार में स्वर संधि के प्रकार पढ़ना है हमें। स्वर संधि के प्रकार नहीं पूछेगा कि कितने होते हैं, लेकिन स्वर संधि में कौन कौन सी संधि पढ़नी है हमें, वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो स्वर संधि, स्वर संधि में कौन कौन सी संधि है वो देखेंगे। तो पहली संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, दूसरी हो जाएगी यण संधि, तीसरी हो जाएगी गुण संधि, चौथी हो जाएगी वृद्धि संधि, पांचवी हो जाएगी अयादि संधि, अयादि संधि, छठी हो जाएगी पर रूप संधि, पर रूप संधि, और सातवीं हो जाएगी पर रूप के बाद पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, संधि, ठीक है। और एक और देखना चाहेंगे, आठवीं हो जाएगी प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि ना। आपको देखिए मैंने 8 तो बता दिए आपको बड़ी जल्दी जल्दी, सबके मैं कहिए तो सूत्र भी बता दूं। जैसे अका सवर्ण दीर्घ इको हिरण्य आदि गुणा वृद्धिरादय च एचो एवा आवा एंगी पर रूपम, ये क्या बोलते हैं इसे, पूर्व रूप का एंगी पर रूपम हो गया, एंग पदांता दंती, ये हो गया इसका एंग पदांता दंती। प्रकृति भावा का होता है, प्रकृति भाव से ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इतना देख लीजिए, आठों मैंने आपके सामने रख दिया है, आठों मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें से पढ़ना आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रकृति भाव नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी आपको कुछ खास नहीं पढ़ने, ये दोनों में आपको कुछ खास नहीं पढ़ने हैं। पढ़ना है जितना पढ़ना है उतना मैं बता दूंगा, इससे ज्यादा ना आपको कुछ ना पढ़ना नहीं है। आपको पूछता इन्हीं पांचों में से है, ये पांचों, ये दो दो चार हो गए और ये एक 5 हो गया। तो इन्हीं पांचों में से जिनको मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, इन्हीं से ज्यादा पूछता है, इन्हीं से ज्यादा पूछता है। लेकिन पिछले 2 पेपरों या पिछले दूसरे पेपर में मैंने देख लिया था कि आपको पर रूप से भी पूछ लिया था, पर रूप और पूर्व रूप से भी पूछ लिया था। तो इतनी संधियों में से आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो आपका सीटेट है, सीटेट में संधि के सूत्र नहीं पूछे जाते, टेट और सुपर टेट में पूछ सकता है, टेट और सुपर टेट में। हाँ, एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो एग्जाम का शेड्यूल होता है, एग्जाम का जो शेड्यूल होता है वो लगभग तैयार हो चुका है सरकार के द्वारा, नई शिक्षा आयोग के द्वारा। जो नया शिक्षा आयोग है उसके द्वारा तैयारी की जा रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर के आसपास कहीं ना कहीं, अक्टूबर और नवंबर के आसपास कहीं ना कहीं आपको यूपी टीईटी 2024, यूपी टीईटी 2024
देखने को मिल सकता है, इसका नोटिफिकेशन देखने को, शेड्यूल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कमर कस के लग जाइए, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं देगा इसमें, हमें यही उम्मीद है। बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा तो पहले से तैयारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवा देंगे और जितनी टॉपिकें हैं सारी टॉपिकों को हम देख ही रहे हैं, आप कितना बढ़िया से खींच रहे हैं, कितने बढ़िया से व्याख्या कर रहे हैं। एक एक टॉपिक आपके दिमाग में भर देंगे, घोल कर पिला देंगे। अब ये मत कहिएगा कि शरबत बना दीजिए, शरबत थोड़ी बनाएंगे, इतना बढ़िया से आपको कंठस्थ करवा देंगे कि आपका टॉपिक कहीं जाएगा ही नहीं। दोस्तों तो आज के लिए हम सोच रहे हैं इतना ही रहने दें, क्योंकि बहुत हो गया है। अब पहला जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो हम दीर्घ संधि स्टार्ट करेंगे, जो कि होता है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र रहेगा अकः सवर्णे दीर्घ। मतलब अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार मिल जाए, मतलब कि समान स्वर मिल जाए तो उनका दीर्घ हो जाता है। आ ई उ ली के बाद कोई आ ई उ ली का कोई भी वर्ण आ जाए, उन्हीं के समान वाला स वर्ण है ना, स वर्ण मिल जाए तो उनका दीर्घ हो जाता है। यही इसका नियम रहेगा और इस पर उदाहरण देके हम आपको समझा देंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो आज के लिए आपसे विदा चाहेंगे दोस्तों। जय हिंद।